हाय एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम की, जो क्लास 11th में सेकंड यूनिट है। और टारगेट ऑडियंस इस वीडियो की रहने वाली है क्लास 11th और जो बच्चे कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। देखिए आईआईटी जेईई में भी इस चैप्टर से 2 से 4 सवाल पक्का आते हैं। ठीक है, 2 से 4 सवाल पक्का आते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो महर्षि कर्णाद थे, उन्होंने कहा कि जो मैटर है, देखो मैटर हमने आपको पढ़ा दिया चैप्टर फर्स्ट में। जो मैटर है उसको अगर आप डिवाइड करते रहोगे, आपने इसको डिवाइड किया, छोटा हो गया और छोटा हो गया और छोटा हो गया और छोटा हो गया, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि आपको एक ऐसा, मैं कहता हूँ पार्टिकल मिलेगा जिसको आप और आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, उन्होंने कहा महर्षि कर्णाद ने कि परमाणु है। ठीक है, ये क्या है? परमाणु है। फिर 1805 में जॉन डाल्टन की थ्योरी आई, जिसको हमने 70-80 सालों तक फॉलो किया, ज़्यादा ही ना किया हो। ठीक है, जॉन डाल्टन की थ्योरी आई। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो इंडिविजुअल पार्टिकल है मैटर का, वो क्या है? एटम है। परमाणु क्या कहा उसने? एटम है। 1805 जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग, ठीक है, उन्होंने कहा एटम इंडिविजिबल है, लेकिन उनकी ये बात भी गलत रही। ठीक है, बाद में क्या आया? जे थॉमसन आए, ठीक है ना, और चैडविक आए। इन सब ने क्या कहा? इन सब ने क्या किया? फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी की और बताया कि नहीं, जो एटम है वो और भी सब डिवाइड हो सकता है, वो और आगे भी डिवाइड हो सकता है, पार्ट से बना है वो भी। उसके कौन कौन से पार्ट है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, उन्होंने सब डिस्कवरी की और जॉन डाल्टन को गलत साबित किया। लेकिन एक बात है, जॉन डाल्टन की थ्योरी काफी अप्रिशिएट करी गई। ठीक है, और उसकी उसकी थ्योरी से डिस्कवरी में हेल्प भी मिली हमें। ठीक है, तो बात करेंगे सबसे पहले डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की, बहुत जल्दी बात करेंगे इसकी। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्रेडिट किसको जाता है? जी हाँ, सबको पता होगा, जे थॉमसन। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट किया था पहले, वो किया था जूलियस प्लकर ने। किसने किया? जूलियस प्लकर। उन्होंने क्या किया? एक डिस्चार्ज ट्यूब ली। मैं बताऊंगा डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है, आपको डायग्राम भी मिल जाएगा इसका। डिस्चार्ज ट्यूब में क्या होता है? एक कांच की ट्यूब होगी, वहां से सारी एयर बाहर सक कर लेंगे। ठीक है, ये रही डिस्चार्ज ट्यूब। इसमें दो इलेक्ट्रोड लगे होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव। कि कोई हाई वोल्टेज बैटरी होगी आपकी, हाई वोल्टेज बैटरी है। इसका मैं आपको बताऊंगा, जो वोल्टेज होगी वो 10,000 टू 30,000 होगी। 10,000 टू 30,000 वोल्ट की बैटरी होगी। ये कौन सा टर्मिनल होगा इसका? ये होगा आपका कैथोड। ठीक है, ये कौन सा टर्मिनल होगा आपका? ये होगा आपका एनोड। ओके, नेगेटिव, पॉजिटिव। ठीक है, जो डिस्चार्ज ट्यूब होगी वो 60 सेंटीमीटर लॉन्ग होंगी और अप्रोक्सीमेटली इसमें 10 की पावर -30 mm ऑफ Hg का प्रेशर होगा। ठीक है, हाई प्रेशर होगा मतलब। ठीक है, वैसे भी डिस्चार्ज ट्यूब में मनचाहा प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने देखा क्या? पहले उन्होंने क्या किया, ये से इलेक्ट्रोड अपना सेट किया, थोड़ा क्रॉस लग रहा है, प्लस नहीं लग रहा, और इसको हाई वोल्टेज बैटरी जोड़ दिया। फिर उन्होंने एनोड पर कोई फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया, जैसे ZNS, जिंक सल्फाइड। फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है? जब उन पर लाइट पड़ती है ना, तो ये चमकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने फ्लोरोसेंट मटेरियल लगा दिया इस एनोड के ऊपर। और जब उन्होंने करंट पास आउट किया तो देखा क्या? यहाँ पे कोई ग्रीनिश लाइट चमक रही, है। ठीक है, उन्होंने देखा कि यहाँ से कुछ रेज निकल रही। भाई ग्रीनिश लाइट, जो लाइट कोई रे उनसे पड़ रही होगी, उसी वजह से चमक रही है। ठीक है, फिर इनको स्टडी किया गया, जो रेज थी इनको स्टडी किया गया और इनको नाम दिया, जे थॉमसन ने क्या नाम दिया? कैथोड रेज। इनको नाम दिया कैथोड रेज। ओके, इनका डायग्राम आपको मिल जाएगा स्क्रीन पर। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं है केवल जे थॉमसन ने इनकी स्टडी की, विलियम क्रूक्स थे।
ठीक है। बल्कि स्टोनियन नाम दिया था इनको इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो हम बाद की बात है, बाद में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल हम इनकी स्टडी कैसे आई, क्या इनकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, चलिए करते हैं। सबसे पहली बात, जो ये थी कैथोड रेज, ठीक है, फिलहाल इनको क्या नाम दिया, कैथोड रेज, किसने नाम दिया, ये थॉमसन ने। उन्होंने कहा कि ये स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, दे ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, मतलब सीधे चलती है। कैसे पता लगा, देखिए आपकी जो डायग्राम मैं जहाँ बताऊंगा, कुछ डायग्राम आपके स्क्रीन पर आएंगे, आप उनको देखना, आप अच्छा अच्छा समझ में आएगा। जो सीधी चलती है, कैसे पता चला, अगर एक कोई रेज सीधी चल रही है, उनके रास्ते में ऑब्जेक्ट रख दो तो उस ऑब्जेक्ट की शेडो बन जाती है, उस ऑब्जेक्ट की शेडो बन जाती है, आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा, ठीक है। इसलिए पता चला कि ये सीधी लाइन में चलती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि इनमें मास होगा नहीं होगा, यस इनमें मास होगा, दे हैव मास, मतलब इनमें पार्टिकल जैसे गुण होंगे, ठीक है, दे हैव मास, दे हैव मास, ठीक है। कैसे पता चला, अरे बीच रास्ते में कोई एक लाइट व्हील रख दो, अगर वो घूमेगा तो पता चल जाएगा क्या कि इनमें मास है, मतलब पार्टिकल गुण रखते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने सबसे अच्छी जो बात लगी मुझकी, कि हमें चार्ज पता चला कि इन रेज पर चार्ज कैसा है, ठीक है। चार्ज कैसे कैसे पता चला, देखिए अगर ये रेज जा रही है इस तरीके से, अगर आपने कोई पॉजिटिव प्लेट रख दी, कोई पॉजिटिव प्लेट रख दी, मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर दिया, जिसमें क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव प्लेट होगी, तो ये जो मुड़ेंगी वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ जाएंगी। इससे क्या पता चलेगा, इससे पता ये चलेगा कि इनमें चार्ज कैसा है, ये नेगेटिवली चार्ज है। कैसे चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, ओके। तो दे डिफ्लेक्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे करो, इन इलेक्ट्रिक फील्ड दे डिफ्लेक्ट टूवर्ड, दे डिफ्लेक्ट टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट, दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड पॉजिटिव प्लेट, ठीक है। और इन मैग्नेटिक फील्ड, इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इन मैग्नेटिक फील्ड दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड साउथ पोल, दे डिफ्लेक्ट टुवर्ड साउथ पोल, मैग्नेटिक दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये साउथ पोल की तरफ मुड़ जाएंगे, जिससे क्या पता चलेगा, इनमें नेगेटिव चार्ज है। और ध्यान दो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ध्यान रखना। और एक अच्छा डिफरेंस भी है, क्योंकि इसके बाद कैनाल रेज आएंगी, जिनसे हमें पता चला था प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में, ठीक है। जो ये होंगी कैथोड रेज होंगी, ये मटेरियल जो इलेक्ट्रोड का मटेरियल है, ये वाला इलेक्ट्रोड का मटेरियल है, और जो हमने इसमें गैस भरी हुई है कोई भी, उसकी नेचर पर डिपेंड ही नहीं करेंगी, ठीक है, उसके नेचर पर डिपेंड ही नहीं करेंगी। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। कैथोड रेज आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम इलेक्ट्रोड मटेरियल एंड नेचर ऑफ गैस, ठीक है। ये वाली जो गैस हमने भरी हुई, कोई भी गैस भरी होगी, और हाँ, जिस गैस में ट्रेवल करती है, जिस गैस में ये ट्रेवल करती है, ये उसको आयोनाइज भी कर देती है। आयोनाइज मीन्स वहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देती है, वो जो गैस होगी, ठीक है। तो आयोनाइज करती है, उनमें हीटिंग इफेक्ट भी होता है, क्योंकि ये फोटोग्राफिक प्लेट जो कैथोड रेज होंगी, अगर आप फोटोग्राफिक प्लेट इनके रास्ते में रखोगे तो उसको ब्लैक कर देंगे। इससे क्या पता चलेगा कि इनमें हीटिंग इफेक्ट भी है, ठीक है, इनमें हीटिंग इफेक्ट भी है, ओके।
मास हो गया, स्ट्रेट लाइन में चलती है, ये पता चल गया। इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होते हैं, ये पता चल गया। बात करते हैं चार्ज टू मास रेशियो की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। आप पढ़ते हो ना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर और मास क्या होता है, ठीक है, वो अब पता चलेगा कैसे। देखिए और जो जरूरी बातें हैं इसमें वो है आपका चार्ज टू मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो जो मिला हमें इसका, वो था हमारे पास, चार्ज टू मास रेशियो जो हमें मिला वो था हमारे पास 1.7582 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। ओके, ये चार्ज टू मास रेशियो था। और अकॉर्डिंग टू मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, अकॉर्डिंग टू मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, अकॉर्डिंग टू मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, मिलिकन्स ने क्या किया, ऑयल ड्रॉप मेथड के जरिए इलेक्ट्रॉन, देखिए जो कैथोड रे है, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फाइंड आउट किया। वो कितना निकला हमारे पास, कितना होता है सबको पता होगा, 1.603 इंटू 10⁻⁻, देखो हम 1.6 यूज करते हैं, 03 को हम छोड़ देते हैं। और देखिए कैलकुलेशन में छोड़ देना भी चाहिए, जब आप कैलकुलेट करोगे तो 1.6 की वैल्यू रखोगे, 1.603 नहीं रखोगे। 1.603 10⁻⁻के 19 कूलम, ठीक है, ये चार्ज मिला है अकॉर्डिंग टू मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। एक बात बताइए, क्या हम इन दोनों वैल्यू से, क्या हम इन दोनों वैल्यू से मास फाइंड आउट कर सकते हैं? भाई इलेक्ट्रॉन का मास फाइंड आउट कर सकते हैं, देख कर सकते हैं कैसे? ये m लिखा हुआ है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E अपॉन m लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ भाई, ठीक है। देखिए कैसे लिख सकता हूँ, अगर हम बात करेंगे इससे ही खत्म हो जाएगा, m ऊपर चला जाएगा, तो ये m, ये इसका जो पूरी ये चीज लिखी हुई है जो मैथमेटिकली, असल में ये क्या लिखी हुई है, m ही तो लिखी हुई है, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर हम चार्ज को चार्ज टू मास रेशियो से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, ठीक है। चार्ज कितना है मेरे पास, 1.603 इंटू 10⁻⁻⁹ अपॉन 1.7। देखिए मैं इसको 5.6 लिख लूँ या मैं इसको 5.9 लिख लूँ, यहाँ से देखिएगा, यहाँ पे अगर 5 से बड़ा होता है, 5 से बड़ा होता है तो यहाँ पे एक बढ़ा लेते हैं, कितना आ जाएगा 1.759 ये 10⁸ ये किस में है, गुलाम में है, और ये किस चीज में है, ये गुलाम पर ग्राम में है। गुलाम से गुलाम कैंसिल, अब ये इससे कैंसिल होकर के क्या आएगा मेरे पास, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, ग्राम बचेगा, ऊपर चल जाएगा, ये क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, देखिए आप देख भी रहे होंगे, अगर किलोग्राम में चेंज करना हो तो 10⁻⁻30 मतलब 1000 से डिवाइड कर दीजिए, क्या आ जाएगा 10⁻⁻31 किलोग्राम। ये इंटरेस्टिंग बात नहीं थी, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात ये है इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत ही कम है, ये भी इंटरेस्टिंग बात नहीं। इंटरेस्टिंग बात ये है जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज approximately 1837 टाइम्स, 1 अपॉन मतलब 1/1837 टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, इतना छोटा है, ठीक है। चलो देखिए हमने अभी बात की कि ये क्या है, जो इसकी कैथोड रे है वो मटेरियल जो इलेक्ट्रोड है हमारे पास उसके मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता, ओके ठीक है। जो गैस ले रहे हैं हम उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो है हर एक सब्सटेंस में होगा, हर एक मैटर में होगा,
वो किसी भी तरह का हो, ठीक है। इलेक्ट्रॉन होगा, एक है, एक फंडामेंटल पार्टिकल है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन इज एन फंडामेंटल, इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल, इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल पार्टिकल, ठीक है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं कैनाल रेज, जहां से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई, ओके। करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। देखिए 1886 में, देखिए ऐसा हो सकता है जो ये ईयर्स है कुछ आगे, एक दो साल आगे पीछे हो जा, ठीक है, मैंने याद तो नहीं की हुई है। 1886 में गोल्डस्टीन ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने एक नई टाइप की डिस्चार्ज ट्यूब बनाई। उन्होंने क्या किया, जो कैथोड लिया, उन्होंने कैथोड लिया यहाँ पर, वो परफोरेटेड लिया, मतलब छिद्रित, छन्नी जैसा, ओके। इस बार हम इसको एनोड लेंगे, जो कैथोड लिया उन्होंने इस बार वो लिया परफोरेटेड कैथोड, ये है आपका एनोड, ठीक है। नेगेटिव ये मैं ऐसा बनाता हूँ, ऐसे बनता है, ओके। तो उन्होंने अब देखा कि यहाँ से कुछ रेज निकल रही है, और उन्होंने इस बार यहाँ पे फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया, यहाँ पर उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक लाइट आ रही है, वो लाइट किस चीज़ की है। असल में वो लाइट थी इस एनोड से, इस इलेक्ट्रोड से निकलने वाली रेज की, ठीक है। शुरुआत में उनको कैनाल रेज कहा गया, ठीक है। यहाँ से कुछ रेज निकल रही थी, कहाँ जा रही थी, यहाँ पर परफोरेट कैथोड लिया था। पहले में ऐसा नहीं हुआ, पहले एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो ये था वो परफोरेटेड कैथोड नहीं था। यहाँ पे गोल्डस्टीन ने की बात, ठीक है। तो गोल्डस्टीन ने जो कहा, इनको कैनाल रेज कहा। फिर इनकी स्टडी करने के बाद वही पता चला हमें कि ये सीधी लाइन में चलती है। कैसे पता चलेगा आपको, जब इनके आप रास्ते में कोई ऑब्जेक्ट रख दोगे, इनमें मास होता है, ठीक। कैसे पता चलेगा, जब ये स्मॉल व्हील को रोटेट कर देंगी, ठीक है। और उसके बाद जो चार्ज पता चला, वो कैसे पता चला, ठीक है। चार्ज पता लगाने का अच्छा तरीका वही है कि अगर आप इन इन जो ये रेज है, ठीक है, जो एनोड रेज है या कैनाल रेज है, इनको आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से पास आउट करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव लगा लो, ये जा रही है कैनाल रेज। अगर इनमें पॉजिटिव चार्ज होगा तो ये मुड़ेंगी नेगेटिव प्लेट की तरफ, और जैसे कैथोड में होता है उनमें क्या नेगेटिव चार्ज में मुड़ रही थी पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ओके। तो ये मुड़ी नेगेटिव प्लेट की तरफ, मतलब किस तरफ डिफ्लेक्ट होती है, ये नेगेटिव की साइड डिफ्लेक्ट होती है। तो इनमें क्या चार्ज हुआ, कौन चार्ज की बनी हुई है, ये पॉजिटिव चार्ज की बनी हुई है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की बनी हुई है, ओके। तो इसके बाद हम बात करते हैं आपकी E अपॉन एम रेशो की, E अपॉन एम रेशो, जो कि देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ यहाँ पे, मैं वो लिखूंगा मैं यहाँ पे। देखिए जो कैथोड रेज थी, ना तो जो इलेक्ट्रोड का मटेरियल था उस पर डिपेंड कर रही थी, और ना ही जो गैस थी उस पर डिपेंड कर रही थी, ठीक है। लेकिन जो ये होंगी, ये इलेक्ट्रोड के मटेरियल पर तो डिपेंड नहीं करेंगी, ठीक है। इलेक्ट्रोड के मटेरियल पर तो डिपेंड नहीं करेंगी, गैस जो होगी उस पर डिपेंड करेंगी। तो देखते हैं E अपॉन एम, मतलब E टू मास रेशो डिपेंड्स ऑन गैस टेकन इन डिस्चार्ज ट्यूब while does not depend
ऑन मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड्स। मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड आप कैसा भी ले लो, डिपेंड नहीं करेंगी, लेकिन जो आप गैस लोगे उस पर डिपेंड करेगी। लेकिन कैथोड में क्या था, वो डिपेंड ही नहीं करेगी, ना तो गैस पर कर रही थी और ना ही जो मटेरियल ले रहे थे, इलेक्ट्रोड ले रहे थे, उस पर कर रही थी। बात करते हैं ई अपॉन एम रेशियो की। देखिए, जो चार्ज टू मास रेशियो होगा, चार्ज टू मास रेशियो मतलब कि ई अपॉन एम, वो हमारे पास जो मैक्सिमम मिला वो हाइड्रोजन के लिए मिला। जब हमने हाइड्रोजन गैस के लिए बात करी तो वो हाइड्रोजन गैस के लिए सबसे ज्यादा मिला। ठीक है, वो था हमारे पास 9.58 इंटू 10 की पावर 4 कुलाम पर ग्राम। कुलाम पर ग्राम, ये क्या मिला हमें, चार्ज टू मास रेशियो मिला। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो चार्ज होगा प्रोटॉन का, चार्ज ऑन प्रोटॉन, ध्यान दीजिए ये पॉजिटिव चार्ज की बनी हुई है, इनके ऊपर चार्ज वही होगा जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर था। ध्यान दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन दोनों का सेम होगा, मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। प्रोटॉन पर भी इतना होगा, डिफरेंस इतना होगा, उस पर नेगेटिव चार्ज होगा और उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे मैं वही लेकर आया हूँ, इसका मास निकाल लेंगे हम चार्ज से और चार्ज टू मास रेशो से। कैसे निकाल लेंगे, ई अपॉन एम, चार्ज कितना है इसके पास 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, अपॉन ई चार्ज टू मास रेशो क्या है इसके पास 9.58 इंटू 10 की पावर 4। ठीक है, कूलम पर ग्राम। तो इसका मास कितना आएगा, ध्यान दीजिए, इसका मास आएगा 1.6 इंटू 10 की पावर, देखिए पूरा लिख लो इसको। ठीक है, थोड़ा आगे भी है ना, आगे हम जो नंबर्स हम खत्म नहीं कर सकते। 1.672 इंटू 10 की पावर 24 ग्राम, यह आया आपका मास। क्या है आपका मास आया, अलग बन गया, -24 ग्राम है और 1 ग्राम है। ओके, तो हमारे पास क्या आया, मैक्सिमम आया इसके लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि जो चार्ज है प्रोटॉन के ऊपर, और हम ये भी कहेंगे कि जो मास होगा हमारे पास प्रोटॉन का, अब तो हम प्रोटॉन कहने लगे, मास होगा प्रोटॉन का, वो हाइड्रोजन गैस के एटम के इक्वल होगा, लगभग इक्वल होगा। ठीक है, देखिए इसके बाद हम बात करेंगे आपकी जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। इसके बाद जो बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की करेंगे, लेकिन डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की बात करने से पहले हम आपको बात करेंगे रदरफोर्ड के मॉडल की। रदरफोर्ड का मॉडल देने से पहले उसने किया अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, तो चलिए बात करते हैं रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की। और ध्यान दीजिए यही क्या है, ये चार्ज प्रोटॉन का चार्ज है और यही मास क्या है, हाइड्रोजन गैस के एटम का मास है। ओके, बात करते हैं हम रदरफोर्ड के मॉडल की। देखिए जो रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल था, वो रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग जो एक्सपेरिमेंट था उसका, उसके ऊपर बेस्ड ऑन था। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था। जो रदरफोर्ड का न्यूक्लियर मॉडल है, बेस्ड ऑन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देखिए क्या होता है, उन्होंने क्या किया, जो अल्फा पार्टिकल थे उनकी उनकी जब बम्बार्डिंग की, वो एक गोल्ड की थिन शीट पर की। जो ये है, गोल्ड की थिन शीट है, थिन शीट ऑफ गोल्ड, थिन शीट ऑफ गोल्ड। ओके, और उन्होंने एक स्क्रीन लगाई जिंक सल्फाइड की, कुछ इस तरीके से।
ठीक है। तो जब अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की उन्होंने, ठीक है, तो उन्होंने देखा कि कुछ जो अल्फा पार्टिकल थे लगभग 99% वो बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल गए। ठीक है, सीधे निकल गए। कुछ का डिफ्लेक्शन हुआ, ठीक है, कुछ का डिफ्लेक्शन हुआ। फ्यू अल्फा पार्टिकल, ठीक है, कुछ इधर गए। ठीक है, हमको ये और भी कम थे, वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल। ठीक है, ऐसे ही इधर भी दिखाएंगे हम। ठीक है, कुछ यहाँ भी दिखा दो। ठीक है, उन्होंने ये चीजें देखी और ध्यान दो, ये जो हमें कैसे पता चल, जो स्क्रीन है मेरे पास ये है जिंक सल्फाइड की, ये है जिंक सल्फाइड की, जिससे कि चमक आए। ये किस तरह का मटेरियल होता है? ये है फ्लोरोसेंट, ये फ्लोरोसेंट मटेरियल है। ठीक है, जिससे पता लगेगा हमें कि अल्फा पार्टिकल कहाँ का टकरा रहे हैं। ठीक है, इसके एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला, ये क्या है? अनडिफ्लेक्टेड। ये जो पार्टिकल कौन से? अनडिफ्लेक्टेड। जो कंक्लूजन निकले रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से, वे कंक्लूजन ये थे कि जो जो हमारे पास एटम है, देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो न्यूक्लियर मॉडल है एटम का, ये पहला मॉडल नहीं था, इससे पहले थॉमसन का था। ठीक है, इससे पहले थॉमसन का था। उसके बारे में बता दूं आपको, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। उसने ये कहा था कि जो तरबूज होता है उसमें जो बीज होते हैं वो क्या है, मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं वहाँ पे, वो गलत था। ठीक है, बात करेंगे उसके बारे में भी। ठीक है, फिर उसने कहा कि जो एटम का चारों तरफ का सराउंडिंग्स है, उसकी चारों तरफ का पार्ट है वो खाली है। ठीक है, वो खाली है। फिर उसने कहा कि जो स्मॉल एंगल्स है, ये अल्फा पार्टिकल जो जो टकरा रहे हैं और डिफ्लेक्ट हो रहे, टकरा के तो किसी से डिफ्लेक्ट हो रहे होंगे, जो टकरा रहे हैं वो क्या है, वहाँ पे क्या है, एक पॉजिटिव सेंटर है। वहाँ पे क्या है? पॉजिटिव सेंटर। रदरफोर्ड ने उस पॉजिटिव सेंटर को कहा न्यूक्लियस। ठीक है, उस पॉजिटिव सेंटर को क्या कहा उसने? रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस कहा। देखिए मैं यहाँ पे पहले कुछ लिखूंगा वीडियो पॉज करके, कुछ क्या है यहाँ पे, जो न्यूक्लियर मॉडल था रदरफोर्ड का, उनके पॉइंट लिखूंगा। ठीक है, देखिए न्यूक्लियस के कंक्लूजन पर वो क्यों आया, एक बार और सुन लीजिए। उसने देखा कि जो फ्यू पार्टिकल थे, कुछ पार्टिकल थे, वो किसी पॉजिटिव सेंटर से टकराने के बाद डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, वो क्या हुआ, उसने कह दिया न्यूक्लियस। ठीक है, उसने उसको कह दिया न्यूक्लियस। और जो उसने कहा जो खाली जगह है एटम की चारों तरफ, क्यों कही उसने? उसने इसलिए कही क्योंकि जो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल थे वो अनडिफ्लेक्टेड थे, मतलब कि ऐसे ही निकल गए। ठीक है, कि वे किसी से टकराए नहीं। तो उसने ये कंक्लूजन निकाला कि एटम के चारों तरफ का पार्ट खाली है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखूंगा रदरफोर्ड के न्यूक्लियर मॉडल के। ओके, देखिए रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल। देखिए कुछ बातें हमने आपको इसकी पहले बता दी, जैसे कि द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ एन एटम वाज कंसंट्रेटेड इन ए स्मॉल रीजन कॉल्ड न्यूक्लियस। यानी मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है एटम के बीच में रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रदरफोर्ड ने कहा था न्यूक्लियस। ओके, द पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटॉन। सिंपल है, प्रोटॉन थे। पॉजिटिव चार्ज अगर आप पूछते हैं कहाँ से आया पॉजिटिव चार्ज भाई, है तो कहाँ से आया? प्रोटॉन के ऊपर है। ठीक है, और ध्यान दीजिए मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एटम चेंज होगा, मतलब एटम मस्ट मीन्स मटेरियल चेंज होगा, तो जो मटेरियल का एटम होगा, किसी मटेरियल का जो एटम होगा उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो अलग होगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज अलग होगा। ध्यान रखिए आप ये बात, अच्छा पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि सबके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो सेम है। द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाई इलेक्ट्रॉन्स विच आर रिवॉल्विंग अराउंड इट एट वेरी हाई स्पीड। ये कहा था रदरफोर्ड ने कि न्यूक्लियस है उसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, हाई स्पीड से। ये कहा था रदरफोर्ड ने। फिर हम बात करें टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज इन एन एटम, तभी तो क्या होगा, न्यूट्रल होगा।
जितने एटम के पास जितने नेगेटिव चार्ज होंगे, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, उतने ही पॉजिटिव होंगे, प्रोटॉन होंगे, तभी क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा। ठीक है, देखिए ये बहुत अच्छा पॉइंट है। फेलियर जो था, अभी हम रदरफोर्ड के मॉडल की फेलियर ही पढ़ेंगे। ठीक है, ऑन द न्यूक्लियस मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, ये आपने बात पढ़ ली। ठीक है, बहुत सारी जो स्पेस है एटम की चारों तरफ, वो क्या है, न्यूक्लियस के चारों तरफ वो क्या है, खाली है। ठीक है, देखिए अब पढ़ेंगे हम, जो थोड़े बहुत जानेंगे, वो जानेंगे रदरफोर्ड के फेलियर के बारे में। और ये जो टॉपिक होगा आज का लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद हम आपको बोर्स एटॉमिक मॉडल पढ़ाएंगे। ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। फेलियर, क्या क्या फेल हुआ, किस चीज़ में फेल हुआ है, ध्यान दीजिए। सबसे पहला फेलियर, फेलियर ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, रदरफोर्ड्स मॉडल। ठीक है, ध्यान दीजिए। ये सबसे पहले जो फेल हुआ वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में फेल हुआ। ठीक है, कैसे, ध्यान दो, मैं एक्सप्लेन करूंगा इस बात को। फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी, ये आपके लिए पॉइंट है, ध्यान दो। अगर आपके एग्जाम में आ गए तो आपसे फेलियर पूछ लिया, राइट द टू फेलियर ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, तो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं केवल समझा दूँ और आपको बस हो गया। मैंने आपसे कहा था कि आप नोट्स यहीं बनाओगे, मैं आपको सब कुछ लिख के दूंगा यहाँ पे जहाँ तक पॉसिबल होगा। ठीक है, अगर ऐसा होगा कि कोई लंबी थ्योरी है मैं आपको नहीं लिख के दे सकता, तो आपको स्क्रीन पर आ जाएगा, प्लीज़ आपको उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, फेल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, कैसे, ध्यान दीजिए। मैक्सवेल की थ्योरी आई, मैक्सवेल की थ्योरी में एक आ गया, जो चार्ज पार्टिकल है, जो चार्ज पार्टिकल है अगर वो एक्सेलरेशन में होंगे, अगर वो एक्सेलरेशन में होंगे तो वे रेडिएशन एमिट करेंगे, तो वे क्या करेंगे, रेडिएशन एमिट करेंगे। ठीक है, रदरफोर्ड ने क्या रखा था, ये बात पहले क्या रखी थी कि जो मेरे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये रिवॉल्व हो रहे हैं, घूम रहे हैं, मतलब एक्सेलरेशन में है, तो ये भी हमारे पास क्या होंगे, एनर्जी एमिट करेंगे। ठीक है, एनर्जी एमिट करेंगे। और एक कंडीशन क्या आएगी, एक कंडीशन क्या आएगी कि ये अम, जो इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस में गिर जाएंगे। न्यूक्लियस में गिरने की वजह से क्या होगा, न्यूक्लियस में गिरने की वजह से क्या होगा, एटम कोलैप्स हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ना। तो इस वजह से जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में नाकाम रहा। ठीक है, फेल हो गया। एक बात बताइए, छोटी सी बात है, मैं आपको यही बता रहा हूँ। ठीक है, अभी हमने इस तरह की पढ़ाई नहीं, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा। सॉरी, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हम अब ये आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बातें हम बाद में बताएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, गिरते क्यों नहीं, देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से जब भी ये मोशन में रहेंगे तब गिरने के नहीं। ध्यान दीजिए, आपने देखा होगा, अगर लंबा धागा बांधिए, ठीक है, एक तरफ वेट रखिए और उसको ऐसे घुमाइए, जब तक वो घूमेगा आप देख रहे होंगे जो वेट है, जो वेट है आपका, वो एक 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 ऑर्बिट में रहेगा। वो क्या होगा, एक ऑर्बिट में रहेगा, वो गिरने का नहीं। ठीक है, तो इसलिए गिरते नहीं है। आप देखते भी होंगे जो हमारा अर्थ है वो एक ऑर्बिट में घूम रही है सन के चारों तरफ, गिरती तो नहीं। ठीक है, तो फिलहाल ये जो रदरफोर्ड था ये फेल हो गया। ठीक है, क्योंकि ऐसा होना चाहिए था, इसके अकॉर्डिंग, रदरफोर्ड के अकॉर्डिंग ऐसा होना चाहिए था। देखिए इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड ऐसा होना चाहिए था, जो इलेक्ट्रॉन है, मैं आपको एक स्पाइरल डायग्राम समझा रहा हूँ, वो यहाँ पे जाना चाहिए था रेडिएशन एमिट करता करता, जिससे क्या होगा, एटम तो कोलैप्स हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये फेल हो गया एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने में। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम, जो नेक्स्ट था हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को ध्यान दीजिए। ये हम जो एक बात और भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, देखिए कुछ जो लाइंस होती है, स्पेक्ट्रम लाइंस होगी आपकी हाइड्रोजन की, उसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ठीक है, और एक बात और जो सेकंड में आपको बताऊंगा, ये बात भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि हम जो शेल में
जो एटम में हम कैसे इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं नंबर 2 वही लिखूंगा यहाँ पे पॉइंट, फेल्ड टू एक्सप्लेन, फेल्ड एक तो फर्स्ट हो गया, फेल्ड टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, दूसरा होगा फेल्ड टू एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फेल्ड टू एक्सप्लेन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, नंबर 3 में यहाँ पे लिखूंगा फेल्ड टू एक्सप्लेन। देखिए हम ये टॉपिक इस तरह का है, मैं इसका आगे आपके बारे में आपको बात करूंगा, ठीक है, जब हम और टॉपिक नया पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल मुश्किल होगा ये चीज़ समझानी, क्योंकि हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अलग ही लेंगे, ठीक है, हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अलग ही लेंगे, ठीक है। फिलहाल आप ये नोट कर लीजिए कि ड्रॉबैक्स है, ये लिमिटेशंस है रदरफोर्ड की। ओके, फेल टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस, फेल टू एक्सप्लेन द एग्जिस्टेंस of definite lines in the hydrogen spectrum। देखिए हम इस टॉपिक को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को अलग ही लेंगे, तो फिलहाल आप वीडियो में इतना ही रखिए, ठीक है।